दिवाली के इस मौके पर हमारे प्यारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर मां लक्ष्मी का आगमन हो और हमें धन्य धान्य की प्राप्ति हो। लेकिन जब ये लक्ष्मी टैक्स के रूप में जाती है तो जाहिर तौर पर किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आपकी इस चिंता को समझते हुए आज हम लेकर आ रहे हैं खास पेशकश, जिसका मकसद है ये दिवाली टैक्स बचत वाली। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बेहद खास शो में हमारे साथ हैं दो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ के इस खास शो में। और आप दोनों को, शरद कोहली साहब और गौरी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली के इस मौके पर। बिल्कुल लक्ष्मण, हमारे दर्शकों को भी, आपको भी, गौरी को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए टैक्स रहित हो, टैक्स बचाने वाली। और लक्ष्मण, कार्यक्रम टैक्स गुरु है, तो मुझे ना आज दिवाली का अवसर है, तो आप इजाजत दें तो मैं दो लाइनें आपके लिए कुछ आज गा के सुना दूं। है इजाजत आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एक पुराना गाना है, मैं उसकी दो लाइन बताता हूं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देखना टैक्स गुरु ऑन CNBC आवाज। अरे न गजब, कोई गजब। है न कोई था, लक्ष्मण रॉय तुम्हारे सिवा, तुम देखना टैक्स गुरु ऑन CNBC आवाज। तो लक्ष्मण, इसमें देखिए आप भी आ गए हैं। कोहली साहब, और इसमें सिर्फ आपने मेरा नाम लिया, इस बात को लेकर थोड़ा सा मेरी शिकायत है। इसमें सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों का भी साथ होना बेहद जरूरी है। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों गौरी, आप सहमत है मेरे से? मैंने लक्ष्मण आज सोचा है कि आज मैं भी जरा शरद जी के अंदाज में आपको और हमारे दर्शकों को जरा दिवाली की शुभकामनाएं दे दूं, तो मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगी। अच्छा, आप में भी क्षमता, मुझे पता ही नहीं था। जलते रहें, जगमगाते रहें, आप हमें और हम आपको याद आते रहें। जब तक है जिंदगी ये दुआ है हमारी, आप चांद की तरह जगमगाते रहें। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों ने हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। तो दर्शकों को बता दूं कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले आधे घंटे में आपको बताऊंगे ऐसी बातें जिससे दिवाली आपका और ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। इसलिए बता दूं कि टैक्स गुरु में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। दिवाली पर कंपनी से मिले बोनस या गिफ्ट पर कैसे बचाएं टैक्स, खुद आप बांट रहे हैं गिफ्ट तो क्या मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मुहूर्त ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर कैसे बचाएं टैक्स और सोना खरीदने पर क्या कहता है टैक्स का नियम, और सर्किल रेट से 20% तक कम दाम पर घर खरीदने पर कैसे आपको मिलेगी टैक्स में छूट। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस शो में। लेकिन चूंकि दिवाली का मौका है और गिफ्ट लेने और देने का सिलसिला तो चल ही रहा होगा, लेकिन ऐसे में गिफ्ट और टैक्स के खट्टे मीठे रिश्ते को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए अभी से आप थोड़ा सतर्क रहिए। और इस पर सबसे पहले तो मैं शरद साहब से पूछूंगा, ये जो गिफ्ट और टैक्स का रिलेशन है शरद कोहली साहब, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार मुश्किल में डाल देता है, क्यों? जी हाँ, और ज्यादा जब डालता है लक्ष्मण, जब गिफ्ट देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, जब ये आता है। हम दो तीन कैटेगरीज बना लेते हैं। पहले मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया। आपने सुना होगा, एक सूरत की कंपनी थी जिसने एक बार घर दिए, एक बार गाड़ियां दी, बहुत पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो देखिए, वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब गिफ्ट देता है तो केवल 5,000 तक का इन काइंड गिफ्ट अलाउड है। उसके अलावा अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपए की कार दी एज एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, तो उसमें आपको जो स्लैब रेट होगा एम्प्लॉय का, उस स्लैब रेट पर टैक्स एम्प्लॉय को अपना कटवाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। हां, अगर एम्प्लॉयर तैयार हो जाता है उस टैक्स को देने को, तो फिर उस टैक्स के ऊपर, क्योंकि वो परक्विजिट बन जाएगा, वो जरूर एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1010C में, परंतु उस गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर आपसदारी में दे रहे हैं, आजकल दिवाली है लक्ष्मण, आपने देखा होगा लोग जो है आके घर में गिफ्ट दे जाते हैं। अगर तो रिश्तेदार हैं, मतलब रिश्तेदार जो डेफिनेशन में आते हैं, मदर फादर, बेटा बेटी, बहू, नंद नंदोई, साला सलज, बहुत लंबी लिस्ट है वहां पर रिश्तेदारों की। तो अगर उन रिश्तेदारों में दे रहे हैं तो फिर तो कोई टैक्स नहीं, कोई लिमिट नहीं है। पर अगर साहब कोई यार दोस्त आता है या उस रिश्तेदारों में नहीं आता, कई दफे आपने देखा होगा गोल्ड कॉइन आ गए, सिल्वर कॉइन आ गए, तो वहां पर केवल 50,000 रुपए तक गिफ्ट माफ है। तो आगे से जब आप गिफ्ट दे तो ध्यान रखिए, गिफ्ट लेने वाले पे वो टैक्स 50,000 से ऊपर लग जाएगा अगर वो रिश्तेदारों की लिस्ट में नहीं आता है।
इसमें एक और सवाल उठता है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कंपनी की तरफ से कई बार अच्छे गिफ्ट दिए जाते हैं, अच्छे बोनस दिए जाते हैं अपने कर्मचारियों को। तो इसमें एक मुद्दा यह है कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को गिफ्ट देता है या फिर अपने क्लाइंट को गिफ्ट देता है, तो चूंकि अब जीएसटी भी लग रहा होता है, तो जीएसटी पे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है गौरी? देखिए लक्ष्मण, वैसे तो जो रूल है, जनरल रूल है, वो तो ये कहता है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, इनपुट्स खरीद रहे हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका इनपुट आप ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि हम कुछ एक्सेप्शंस दे रहे हैं, इन केसेस में आप इनपुट नहीं ले पाएंगे। तो जो आप गिफ्ट्स आप खरीद रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, जो आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं या फ्री सैंपल दे रहे हैं या मिठाई दे रहे हैं, कोई खाने का आइटम दे रहे हैं, या दिवाली पे कोई पार्टी कर रहे हैं, आजकल आपने देखा ही होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड है कि दिवाली पार्टी की जाती है, उसके लिए केटरिंग आउटसोर्स कराई जाती है, या ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं ये सारे ही आईटीसी पर्पस के लिए डिसअलाउ हो जाते हैं। जबकि आप इनकम टैक्स में इनका खर्चा जरूर बुक कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी इस पे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इनकम टैक्स में आप इसको बचा सकते हैं, लेकिन आईटीसी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एक सवाल हमारे पास आ रहा है, फोन लाइन पे जुड़ गए हैं विवेक तोमर साहब, जो कि गाजियाबाद से हैं। विवेक जी, आपका क्या सवाल है? सर नमस्कार। मेरी फैक्ट्री पिलुखुआ में है और यहाँ पर 80 लोग काम करते हैं। मैंने इनके लिए मिठाई खरीदी है 800 रुपए किलो के हिसाब से। अब इस पर मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो तोमर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इस समय में जहाँ पे कोरोना की वजह से कई कंपनियां कटौती कर रही हैं, आपने अपने कर्मचारियों के लिए मिठाई खरीदी और उनको देना चाहते हैं। लेकिन आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोहली साहब, क्या मानना है आपका? जी हाँ, पहले तो तोमर साहब मिठाई खरीदी और 800-900 रुपए किलो ये बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई काजू बर्फी वर्फी इसमें जरूर होगी, इतनी महंगी मिठाई तो वही आती है। जी हाँ तोमर साहब, क्योंकि सेक्शन 17(5) अभी जैसे गौरी ने भी बताया, उसमें फूड आइटम्स पे तो वैसे ही नहीं लगता है, पर क्योंकि ये स्टाफ के लिए है तो ये 17(5) की जो ओवरराइडिंग प्रोविजन है उसमें आता है। तो तोमर साहब सिर्फ दिवाली विश कर दीजिए उनको और दिल खुश होकर दीजिए, पर आईटीसी इस पे बदकिस्मती से आपको नहीं मिल पाएगा। पर फिर भी आप दे जरूर मुझे, मैं चाहता हूं काजू की बर्फी आपके वर्कर्स तक पहुंचे और आप एक एग्जाम्पल सेट करें। लेकिन जैसा कि गौरी ने कहा भी था कि आप आईटीसी भले नहीं लें, लेकिन इनकम टैक्स के प्रावधानों के तहत खर्चे में आप इसको जरूर दिखा सकते हो, थोड़ी सी राहत वहां आपको मिलती हुई दिखेगी। एक सवाल ऐसा ही हमारे पास और आया है, वो है कि फेस्टिव सीजन में कई सारी कंपनियां अपने कर्मचारी को बोनस देती हैं, तो क्या इस बोनस पर, स्टाफ को दिए गए बोनस पर किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिलेगा गौरी? देखिए लक्ष्मण, ये जनरल रूल एक और है कि जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है, दिवाली पे अक्सर बोनस दिया जाता है, कई कंपनीज तो पूरी की पूरी सैलरी एक महीने की बोनस के तौर पे दे देती है, तो ये जितना भी बोनस उनको मिलेगा ये इनकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, जैसे कि शरद जी ने अभी बताया, और ये 5,000 से कम है, तो गिफ्ट 5,000 से कम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर ये गिफ्ट जाएगी तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये देखना है कि बोनस है या गिफ्ट है। बोनस है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, गिफ्ट है और 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट होगा, वरना वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। वो भी टैक्सेबल होगा। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रहे थे कोहली साहब कुछ देर पहले कि पिछले दिनों गुजरात में देखने को मिला कि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अच्छे अच्छे मोटे गिफ्ट दे दिए, महंगी कारें दे दी। तो ये सिलसिला अगर इस बार भी देखने को मिले तो एम्प्लॉय को किस तरह से टेंशन लेना चाहिए टैक्स के मोर्चे पर, कोहली साहब? जी हाँ, मान लीजिए मैंने तो वो जो सूरत की कंपनी जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसने तो मुझे ये भी सुनने में आया कि एक बार मकान भी बांटे हैं, कारें भी बांटी है, मकान भी। तो ये तैयार रहे एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए मकान 20 लाख 25 लाख का है, सूरत में मुझे नहीं पता क्या कीमत का दिया होगा, मान लीजिए 25 लाख का दिया है, तो उस पर 30% टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए। पर मैं सोचता हूं लक्ष्मण, बुरी डील नहीं है। अगर मुझे 20 लाख रुपए का मकान 7.5 लाख रुपए टैक्स दे के मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बुरी नहीं है। और क्या पता वो एम्प्लॉयर साहब टैक्स भी देने को तैयार हो गए हो, मतलब 20 की बजाय 27.5 लाख रुपए बर्डन बियर करने को तैयार हो गए हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि घर दे दे वही बड़ी बात है, टैक्स कम से कम लेने वाला, घर लेने वाला तो चुका ही देगा इस मौके पे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गोल्ड और टैक्स के रिश्ते की क्या है बारीकियां, क्योंकि दिवाली के मौके पर कई बार लोग जो है गोल्ड खरीदते हैं या फिर गोल्ड गिफ्ट में देते हैं, गिफ्ट में लेते हैं। ये सारी बातें बताएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्स गुरु दिवाली स्पेशल। त्योहारों में खासतौर से धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस मौके पर किया गया निवेश कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप भी इस मौके पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए टैक्स के क्या है नियम। गौरी से समझते हैं। गौरी, मुझे लगता है महिलाओं में सोने का क्रेज बहुत ज़्यादा होता है, बेहतर होगा आप ही बताएं कि इसमें टैक्स के नियम क्या कहते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, महिलाओं में तो होता ही होता है। आजकल तो मैंने देखा है लड़कों को भी काफी शौक है गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज करने का। तो देखिए, सबसे पहले जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जीएसटी जरूर लगता है उस पर इनकम टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है। जीएसटी 3% का आपको पे करना होता है जब आप सोना खरीदने जाते हैं। अब सोना जब बेचते हैं तब आती है टैक्स की देनदारी। उसको देखने के लिए आपको देखना होता है कि जो सोना आपने खरीदा उसका होल्डिंग पीरियड क्या है, यानी कि कितने समय तक आपने उस सोने को अपने पास रखा। तो अगर आपने सोने को 3 साल तक यानी कि 36 मंथ्स तक अपने पास रखा और उसके बाद आप उसको बेचने जाते हैं तो इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर आप इसको 3 साल से कम में बेच देते हैं तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है ये आपके स्लैब रेट पे आ जाता है, यानी कि आपकी स्लैब इनकम जहां भी फॉल करती है उस रेट पे ये जो है सोना ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर हम देखें आजकल लक्ष्मण, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स काफ़ी चर्चा में है, तो कई लोग सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसकी देनदारी लगभग सेम है। उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का एनुअली, वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। और अगर आप इसको सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को पूरे 8 साल तक होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है सोना खरीदने का। काफ़ी लोग मैंने देखा है आजकल गोल्ड की जगह सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जो आपने टैक्स के लिहाज से बताया है। कोहली साहब, इसमें एक मेरा थोड़ा सा सवाल ये है कि जो गौरी ने बताया कि सोना खरीदते हैं फिर बाद में जब बेचने जाते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगता है, तो ये सिर्फ सोने के बिस्किट जैसे सोने के सिक्के पे ही होता है या फिर सोने की ज्वेलरी भी मान लिया कोई खरीदा और 2 साल बाद बेचने जा रहा है, जाहिर तौर पर सोने की कीमतें बढ़ गई तो उसको ज़्यादा कीमत मिलेगा और उससे एक्सचेंज करके दूसरा ज्वेलरी या कुछ सोना ले रहा आइटम, तो उस पर क्या टैक्स के नियम कहते हैं? नहीं लक्ष्मण, ये सोने के सभी चीजों पे लगेगा। सोने का कुछ भी हो, हम सोने का कोई फिगर बना के भी दे दे उस पे भी लगेगा, ज्वेलरी पे भी लगेगा, गोल्ड कॉइन्स पे भी लगेगा, ब्रिक्स पे भी लगेगा। तो गोल्ड के लिए नियम है, गोल्ड से बना सामान क्या है इसको कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो सोने का बना कोई भी चीज हो, आप उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसा लक्ष्मण बहुत दफे देखा गया है कि कई दफे हम लोग सोना इनहेरिट करते हैं, मतलब आपके बाप दादाओं के यहाँ से चला आ रहा है या पुश्तैनी सोना चला आ रहा है, तो उसमें जो कॉस्ट ली जाती है कैपिटल गेन के लिए वो पुरानी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर करके ली जाती है। नहीं, इसमें यह है कि मान लिया हमने कोई ज्वेलरी खरीद रखा है पहले से, उस ज्वेलरी को हम एक्सचेंज करके जा रहे हैं किसी शॉप से लेने के लिए। अब हमें ज्वेलरी के एक्सचेंज वैल्यू हमें मिल रहा है मान लिया 5 लाख रुपए, हम उस 6 लाख रुपए 1 लाख रुपए और मिलाकर दूसरी ज्वेलरी ले रहे हैं, तो उस पर जो बढ़ी हुई कीमत मिल रही है हमें, क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम दूसरा सामान तो खरीद ही रहे हैं? जी नहीं, इसमें जैसे हम हाउसिंग में होता है कि आपने एक मकान बेच के और दूसरा मकान खरीद लिया तो आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल गई सेक्शन 54, 54। ऐसे नहीं होता है ज्वेलरी में। आप जो सेल करेंगे वो अलग ट्रांजैक्शन माना जाएगा, जो आप परचेज कर रहे हैं तो ये बात अलग है कि आपने जाके एक्सचेंज कर लिया, परंतु उसकी जो सेल वैल्यू होगी लक्ष्मण, उस सेल वैल्यू को हमें एक जगह स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उस सेल की जो परचेज होगी उसमें से कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। आपस में ऑफसेट नहीं होगा अगर हमने दूसरा कोई आइटम खरीद भी लिया है तो। चलिए, मुझे लगता है बहुत ही काम की बात है। कई लोग आजकल ज्वेलरी एक्सचेंज करके दूसरी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो जो गौरी बता रही थी टैक्स के नियम, वो टैक्स के नियम उस सूरत पर भी आप पे लागू होता है। चूंकि मौका है दिवाली का, तो साल में एक बार मुहूर्त ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है हमारे दर्शकों को जो बड़ी संख्या में शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आमतौर पर कोशिश होती है कि मुनाफा कमाया जाए। तो अगले सवाल ने, इससे पहले जरा समझ लूँ आपसे, कोहली साहब आप ही बताइए कि मुहूर्त ट्रेडिंग से जो कमाई होती है उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? जी हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग जो दिवाली वाले दिन शाम को खुलती है और बड़ा बेसब्री से ट्रेडर्स इसका इंतजार करते हैं। उसमें देखिए 4 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। या तो आप इंट्राडे, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग में आपने खरीदा और मार्केट बंद होने से पहले आपने बेच दिया, ये इंट्राडे कहलाएगा, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में चला जाएगा। या आपने पहले की कोई अपनी F&O पोजीशन बनाई हुई है, उसको आपने स्क्वायर अप कर दी, या उस दिन जब आपने स्क्वायर अप करेंगे उस पे जो गेन होगा या लॉस होगा वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। या आपने कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन पहले की बनाई हुई थी, आपने मुहूर्त के दिन सोचा लक्ष्मी जी आज आएंगी, आज इसका प्रॉफिट वसूल लिया जाए,
अगर वो करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। और अगर आपने कोई मान लीजिए पिछले साल की पोजीशन को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान फिर लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए आपने अगर बेचा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये 4 प्रकार से आप मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इन चारों के दायरे में हर तरीके का कैपिटल गेन और टैक्सेशन आ जाता है। हालांकि कमाई का मौका सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग में ही नहीं मिलता है, कई सारे और भी विकल्प होते हैं। लोग कई बार घर में अनौपचारिक तौर पे बैठ के कार्ड पार्टी कर रहे होते हैं या फिर ऐसा कोई खेल खेल रहे होते हैं जहाँ पे कुछ पैसे कमा लेते हैं लोग। तो ये भी एक मुद्दा होता है, उसमें कुछ अच्छी खासी कमाई हुई तो उस पर क्या करें टैक्स को लेकर? गौरी, क्या हो सकता है उसमें? देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल ये बहुत ही कॉमन है। दिवाली पार्टीज तो आजकल कोरोना वायरस की वजह से कह सकते हैं थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी चल रही हैं। कार्ड गेम्स खेली जाती हैं, कुछ कमाया जाता है। तो ये जो इनकम होती है ये सारी इनकम कैजुअल इनकम मानी जाती है। यानी कि आपने जो कार्ड्स पार्टी में कमाया या कोई गैम्बलिंग करके कमाया या आपको कोई टीवी शो में जैसे कौन बनेगा करोड़पति से आपको कोई इनकम हुई है, ऐसे जितने भी इनकम्स होती हैं ये कैजुअल इनकम होती हैं। और ये फ्लैट रेट, मैक्सिमम रेट यानी कि 30% प्लस इफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल प्लस सेस पे टैक्सेबल होती हैं। इनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे और ये सीधा सीधा यानी कि इसमें कोई डिडक्शन या बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा सीधा ये 30% पे टैक्सेबल होगी। यानी कि अगर आपने कार्ड गेम में कुछ भी राशि कमाई है तो उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके उस पर 30% टैक्स देके आपको अपनी रिटर्न भरनी होगी। लेकिन ये बिल्कुल आपने जो कैटेगरी बताई उसी कैटेगरी के लिए है। दर्शकों को बता दूं कि जैसे जुआ खेलना वगैरह जो होता है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, सिवाय एक राज्य में, कोहली साहब मुझे लगता है गोवा में है, जहाँ पे कैसीनो को कानूनी रूप दिया गया है। क्यों? वहाँ पे कैसीनो से अगर कमाई होती तो वैध मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगता है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत ये आता है। गोवा में कसिनोज हम सबको पता है वहां पर चलते हैं, पर बाकी के देश में जो है ये गैम्बलिंग बिल्कुल इलीगल है। कृपया इसमें ना पड़े और कोई इसको चोरी छुपे भी ना करे। आपस में परिवार में बैठ के आप कोई कार्ड गेम खेल रहे हैं वो एक अलग बात है, पर इसको प्रोफेशनल लेवल पे या खुले तौर पर करना गैर कानूनी है। लेकिन ये बता दीजिए, कोई गोवा में शौक से वहां पे है, वहां कसिनो से कुछ कमाई कर रहा हो तो उसको क्या करना है? कुछ पैसे जीते हो तो उस पर टैक्स की देनदारी बनती है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे अभी गौरी ने बताया कि वो कैजुअल इनकम में आएगा। मान लीजिए आपने जीत लिया है कोई अमाउंट वहां से, वैसे तो जीत वीत के कमी आते हैं वहां पर कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ तो वो वहीं खर्च हो जाता है। पर अगर आप जीत आए हैं तो उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगेगा, मतलब 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज वो आपको उस पर भरना पड़ेगा बिना किसी डिडक्शन के। मुझे लगता है कि शरद कोहली साहब काफी नुकसान उठा चुके हैं, एक्सपीरियंस काफी ले चुके हैं इस सारे मामले का। क्यों? नहीं, मैं जुआ हुआ नहीं खेलता हूं लक्ष्मण, बिल्कुल ना मैंने कभी खेला है और ना कभी खेलूंगा। नहीं, गोवा का एक्सपीरियंस आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेयर किया। चलिए फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से हैं, संदीप सुरजेवाला जी, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी बताइए क्या सवाल है आपके? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं संदीप जी। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आपका जो शो है ये बहुत ही बेहतरीन शो है, मैं इसको रेगुलर देखता हूँ और बहुत इससे नॉलेज बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि दिवाली पे अक्सर फैमिलीज बैठ के कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये प्रचलन है, तो हम लोग भी फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होके कार्ड्स खेलते हैं दिवाली से पहले। तो लास्ट नाइट मेरी वाइफ ने अराउंड 25,000 के करीब उसमें उनको फायदा हुआ कार्ड गेम्स में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा और लगेगा तो कितना लगेगा? सुरजेवाला जी, आपकी पत्नी ने पहले तो जीता है, इनकी पत्नी ने लक्ष्मण जीता है पहले, तो इनसे मैं सोच रहा हूँ कार्ड पार्टी की बजाय पहले हम लोग क्यों ना पार्टी ले लें इनसे। जी हाँ बिल्कुल, उस 25,000 पे सुरजेवाला साहब आपको 7,500 रुपए प्लस उस पर आप पता नहीं कौन से वो स्लैब में है आपको सेस देना पड़ेगा और वो टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैजुअल इनकम में आता है, जैसे अभी हम लोग दोनों ने बात करी है। गौरी, आप भी कुछ जोड़ना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इनका 30% पे फ्लैट रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा और जितना भी उन्होंने पैसा जीता है उस पर 30% लगा के उसको टैक्स को देना होगा। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप सर्कल रेट से कम दाम पर घर खरीद रहे हैं तो आपको किस तरीके से इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, जो सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास पेशकश टैक्स गुरु दिवाली स्पेशल। कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं, सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि अगर आप सर्कल रेट से 20% तक कम दाम पर घर खरीद रहे हैं तो आपको टैक्स में रियायत दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग इस सरकार के ऐलान के अलग अलग तरीके से इसके मायने निकाल रहे हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि असली में आपको फ़ायदा किस तरीके से मिलेगा, किन शर्तों के साथ मिलेगा और कहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोहली साहब, आप शुरू करिए, बताइए कि ये जो सरकार का ऐलान है, इसका फायदा उठाना होगा तो क्या करना होगा, ये ऐलान आखिर है क्या? जी हाँ लक्ष्मण, इनकम टैक्स में एक सेक्शन 43C है, एक 50C है। ये दो सेक्शंस के अनुसार अगर आपकी स्टैम्प मतलब सर्कल रेट से और एग्रीमेंट वैल्यू में अगर 10% से ज्यादा का अंतर होता था तो उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लगती थी। बायर और सेलर को 43C 50C में दोनों में बायर और सेलर को देना पड़ता था। अब क्योंकि हुआ क्या कि प्राइसेस गिर गए, बहुत सारी इन्वेंट्री, आपने घोषणा सुनी होगी हाल में वित्त मंत्री जी की, बहुत इन्वेंट्री पड़ी हुई है बिल्डर्स के पास, उसको क्लियर करने के लिए और बायर्स के लिए भी ये सुविधा देने के लिए, सेलर बायर दोनों को, पर एक तो नई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये 2 करोड़ रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा 30 जून 2021 तक ये सुविधा मिलेगी। अब अगर वो फर्क जो है, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का मकान था, बिल्डर ने लॉन्च किया, उसका सर्कल रेट 90 लाख था, अब उसकी कीमत गिर के 80 लाख आ गई, तो हमने देखा कि 10% से ज्यादा का फर्क आ गया उसमें, तो सर्कल रेट में और अब जो कीमत है, तो यहां पर अब 20% कर दिया गया है। इसका मतलब अगर 20% तक का आपकी स्टैंप वैल्यू में और एग्रीमेंट वैल्यू में फर्क है तो उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बायर को और सेलर को कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप मकान खरीदने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित हो सकते हैं। अगर कीमत गिर गई है तो कैपिटल गेन या उस पर टैक्सेशन का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस तरह के घर खरीदारों के लिए जो ऐसे सोसाइटी में ऐसे फ्लैट को खरीदने जा रहे हैं जहां पे कीमतें तो काफ़ी गिर गई हैं लेकिन सर्कल रेट उस इलाके का काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन जैसा कि कोहली साहब ने कहा, 2 शर्तें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली बात कि सेकेंड हैंड फ्लैट पर लागू नहीं होगा, रीसेल वाले फ्लैट पर लागू नहीं होगा, ये बिल्कुल नए फ्लैट पर लागू होगा। दूसरी बात कि घर की कीमत 2 करोड़ रुपये या इससे आपको कम होना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और तीसरी बात, इसकी एक समय सीमा भी तय की गई है, वह है 30 जून 2021। कोहली साहब, मैं सही बोल रहा हूं तीनों बातें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया लक्ष्मण। और ये मुझे लग रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणाएं थी, मुझे लग रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को काफी ज्यादा इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से एक राहत देने की कोशिश की मुहिम चलाई गई है। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब समय काफी कम है तो चलते चलते एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछ लूं गौरी से, क्योंकि इस दिवाली के मौके पे लोग कई सारे गिफ्ट को एक साथ पैक करके, अलग अलग चीजों को पैक करके देते हैं गिफ्ट के तौर पे, तो इस पे सवाल उठता है कि जीएसटी क्या लगेगा? कोई एक आइटम होगा जिसपे जीएसटी 18% है, किसी पे 0% है, किसी पे 12% है, किसी 6% है, तो टोटल उस गिफ्ट पे जीएसटी क्या लगेगा गौरी? बिल्कुल लक्ष्मण, दिवाली पे तो बास्केट्स जो होती हैं वो बहुत दी जाती हैं गिफ्ट के तौर पे, जिसके अंदर अलग अलग सामान होता है। यानी कि उसमें कोल्ड ड्रिंक भी होगी, उस पर चिप्स का पैकेट भी होगा, बिस्किट्स भी होंगे, मिठाई भी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें एक बास्केट में रैप करके एक यूनिट बना के उसको खरीद के आप गिफ्ट के तौर पे देते हैं दिवाली पे। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को हम मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं और इसमें जीएसटी के नियम थोड़े से अलग हैं। अब इसी बास्केट में कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी हो सकती है, कुछ 18% की जीएसटी रेट की भी हो सकती है, कुछ 5% हो सकती है। अलग अलग तरह के जीएसटी रेट का सामान इस बास्केट में हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए सरकार ने कहा कि इस बास्केट में जो सबसे हाईएस्ट रेट का जो जिस पे जीएसटी लगता होगा, जो भी आइटम होगा, उस रेट का जीएसटी हम पूरी बास्केट पे लगा देंगे। तो यानी कि अगर 18% का आइटम है उस बास्केट पे, तो पूरी बास्केट आपकी जो है वो 18% पे टैक्सेबल हो जाएगी। और उसमें अगर कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है तो वो भी 18% पे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जीएसटी का रेट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। दिवाली के इस मौके पर भी आप दोनों मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो टैक्स गुरु दिवाली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़।